Good morning, students. Today I will tell you the important question of chapter 1, that is the Cold War era. ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर इरा के वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियसली जो है पेपर के अंदर बार बार जो है रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए, हावेवर 2 नंबर में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो कोल्ड वॉर का क्या मतलब होता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1945 में आपको सबको पता होगा कि किसका एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। वेट अ मिनट, 1945 में किसका एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड इज इक्वल टू द बिगनिंग ऑफ कोल्ड ईरा। कोल्ड वॉर का बिगनिंग, कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म होना इज इक्वल टू द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, क्या था कि 1945 के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। एक था यूएसए, जिसका एक वन जो था अमेरिकन ब्लॉक था, 2 ब्लॉक्स के अंदर था, जिसका लीडर था यूएसए। और एक जो था वो कौन सा था, यूएसएसआर, जिसका हेड एक था सोवियत ब्लॉक, जिसका हेड कौन था, यूएसएसआर था, ठीक है। तो कोल्ड वार जो थी एक ऐसी सिचुएशन थी, कोल्ड वार नाम से पता चल रहा है, हॉट वार नहीं था, ठीक है। वार था, युद्ध था, लेकिन वो कोल्ड था, मतलब कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोल्ड वार ना तो एक वार था, ना एक स्टेट ऑफ पीस था, ना तो शांति थी, ना इधर इट्स अ वार नोर अ कंडीशन ऑफ पीस, ठीक है। तो कोल्ड वार के अंदर क्या हुआ था कि जो दोनों ब्लॉक्स है, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच की आपसी कॉन्फ्रंट्रेशंस थी, आपसी लड़ाई थी, झगड़े थे, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे से, दोनों के पास पावर थी, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहते थे इंस्टेंसेस से कि वो एक दूसरे से सुपीरियर है। सो दिस इज द कोल्ड वार। देयर इज नो डायरेक्ट वार, कोई भी डायरेक्ट वार नहीं था। हावेवर ऐसा माना जाता था कि कोल्ड वार हॉट वार के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, बट इट नेवर escalate into a hot war. Okay, so cold war is nothing but it's a confrontation, struggle or rivalries between the two groups or the two blocks of the world, that is the Soviet bloc and the American bloc. Is it okay? Next question is, which two ideologies were involved in a conflict during this? So एक था, मैंने बताया, एक का जो था लीडर था वो हमारा अमेरिकन ब्लॉक था, दूसरा कौन था, यूएसएसआर का ब्लॉक था। तो जो अमेरिकन ब्लॉक था, इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, कैपिटलिज्म थी। क्या थी, कैपिटलिज्म। और ये जो था इसकी क्या थी, सोशलिज्म। इसकी क्या थी, सोशलिज्म। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म का बेसिकली मतलब होता है पूंजीवाद, जो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं। यूएसए जो था, अमेरिकन ब्लॉक के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी उन सबको फ्रीडम थी, सब कुछ प्राइवेट हैंड्स के अंदर था, लोगों को आज़ादी थी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को खुद ग्रो कर सकते हैं। स्टेट का जो इंटरफेरेंस होगी वो बहुत कम होगी, मतलब सरकार बहुत कम इंटरफेयर करेगी, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा था। इन्होंने अपनी इकोनॉमी बिल्ड करने पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। यूएसएसआर के अंदर क्या थी, यूएसएसआर में बिल्कुल अपोजिट था, यहाँ पे सोशलिज्म थी और कम्युनिज्म था। सोशलिज्म का बेसिकली क्या मतलब होता है, सोशलिज्म नाम से पता चल रहा है, सोसाइटी से रिलेटेड, समथिंग दैट इज रिलेटेड विद व्हाट, सोसाइटी के साथ। तो इसके अंदर जो सरकार का रोल था वो ज़्यादा था, ठीक है। इंडिविजुअल्स को जो था दे वर नॉट अलाउड टू ऑन देयर ओन, जैसे कि लोगों को अलाउ नहीं था कि वो जो था खुद का ओन बिजनेस करे, ठीक है। जो मेन जो थी वो सरकार के पास पावर थी, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिसाइड किसको कितना देना है। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटीज़ ना हो, तो सरकार उसके ऊपर काम करती थी, ठीक है। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो सरकार का इंपॉर्टेंट रोल था। सोशलिज्म मतलब दैट इज़ वर्किंग फॉर द सोसाइटी के लिए जो काम कर रही थी, जिसके अंदर क्या हो, ज़्यादा रोल हो गवर्नमेंट का और लेस रोल हो लोगों का। ओके, मतलब प्राइवेटाइजेशन वगैरह को इतना स्पेस नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच टू एमिनेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था ये इसके अंदर ना दो पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो वो कौन कौन थी? क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यूएसए और यूएसएसआर के बीच के कॉन्फ्रंटेशन थे जिसमें क्यूबा बीच में फंसा हुआ था। सो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी। और जो दूसरा था वो यूएसएसआर की थी। यूएसएसआर के कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, और क्रुश्चेव, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कोई एक ईस्टर्न अलायंस और 3 वेस्टर्न अलायंस रखो इन द ईरा ऑफ कोल्ड वॉर। तो वेस्टर्न अलायंस कौन सी होगी? वेस्टर्न अलायंस होगी हमारी अमेरिकन ब्लॉक की, और ईस्टर्न अलायंस होगी हमारी यूएसएसआर सोवियत ब्लॉक की। तो ईस्टर्न अलायंस में सिर्फ कौन था? वारसा पैक्ट था। और जो वेस्टर्न अलायंस की वो जो थी वो उसके अंदर कौन थे? एक था नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा कौन था? क्या था? सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और बगदाद पैक्ट। तो ये 3 थे, नाटो, सीटो, सेंटो, ये वेस्टर्न अलायंस में। और ईस्टर्न अलायंस में क्या था? वारसा पैक्ट। ओके ना, उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की क्या पॉलिसीज थी? नॉन अलाइनमेंट क्या माना जाता था? इसके अंदर हम कह सकते हो इंडिया की क्या पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट। या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन अलाइनमेंट, तो दोनों का सेम आंसर रहेगा। नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि तब वर्ल्ड जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड था, यूएसए एंड यूएसएसआर के उसमें। तो क्या था, हमारा देश आज़ादी हुआ था, या जितनी भी जो हमारी और कंट्रीज थी उन्हें क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस ही मिली थी। तो उस टाइम पे तो इंडिपेंडेंस ही मिली थी। तो इसीलिए क्या था, इन्होंने डिसाइड किया, हमारे जो लीडर्स थे या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी उन्होंने डिसाइड किया ना तो वो यूएसए को सपोर्ट करेगी, ना वो अमेरिकन ब्लॉक के साइड होंगी, ना वो किसके रशियन ब्लॉक के साइड होंगी। वो दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहते थे। दे डोंट वांट टू बी कॉलोनी अगेन, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर अभी इतनी मुश्किलों से तो वो आज़ाद हुए थे, वो नहीं चाहते थे उनके ऊपर कोई और हुकूमत करे या कोई और दोबारा से गुलाम बनने के वो करे। तो उन्होंने क्या कहा था, एक पॉलिसी अडोप्ट की जिससे वो दोनों ही ब्लॉक से जो थे क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, या उनके कार्य को जो उनकी एक्टिविटीज थी हावेवर वो प्रेज करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे उनके वर्क को जो कि अलायंस करते थे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को। मतलब कि वो एक दूसरे अलायंस को न किसी भी अलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उनकी कोई कमी है तो उसको प्रेज करेंगे, ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसे प्रेज भी करेंगे बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के। तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और जो फर्स्ट समिट थी नॉन अलाइनमेंट की वो कहाँ पे हुई थी? वो वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड। ओके, नेक्स्ट इज वाई डिड सुपर पावर फील द नीड टू। अब सुपर पावर थी भाई रशिया और वो सोवियत रशिया और अमेरिकन, ये दोनों ही जो थी सुपर पावर थी। तो क्या ज़रूरत थी कि इन्हें छोटी छोटी कंट्रीज़ की मदद लेनी पड़ी? ये क्यों चाहती थी कि छोटी कंट्रीज़ इनका साथ दे? तो उसके ना 4 कारण थे। अब छोटी कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉल कंट्रीज़ है, वो तो इनके साथ इसलिए जाना चाहेगी, पहला कारण कि भाई इन्हें क्या मिल जाएगा? इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, पैसों की सपोर्ट मिल जाएगी। और दूसरा ये क्या चाहते थे कि भाई सिक्योरिटी मिल जाएगी इन्हें, ठीक है, या इनके जो आसपास के जो पड़ोसी देश होंगे जिनसे इनकी दुश्मनी होगी तो ये उनसे चैलेंज कर सकते हैं कि हम भाई अमेरिकन ब्लॉक के साथ हैं, तो वो उनसे दूर रहेंगे। तो ये सोचते थे कि बड़ी कंट्रीज़ के साथ मिलने से ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये 2 ब्लॉक्स थे ये क्यों चाहते थे कि छोटी कंट्रीज़ इनके साथ मिले? भाई ये तो स्मॉलर कंट्रीज़ थे, इनके पास इतना कुछ था भी नहीं। तो सबसे पहला जो कारण था वो था रिसोर्सेज, कि इन कंट्रीज़ में भले ही कुछ भी ना हो लेकिन इनके पास, इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी लेकिन रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि मिनरल्स है और ऑयल है। और इन मिनरल्स और ऑयल का इस्तेमाल कर वो क्या सकते थे, इन वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर उन्हें जो था कन्वर्ट कर एक वैल्यूएबल गुड में और सेल कर सकते थे मार्केट के अंदर। दूसरा क्या हो सकता था? टेरिटरी का मतलब क्षेत्र। इन्हें जो था, जैसे जो स्मॉलर कंट्रीज है उनकी जो जगह है, ठीक है, उनका जो एरिया है उसको ये यूज कर सकते थे। वहां से किसी भी, जैसे कि अगर सपोज कीजिए क्यूबा जो था, वहां पे इन्होंने क्यूबा के अंदर रशिया ने इसलिए अपना बेस इस्टेब्लिश किया था ताकि वो इजीली अटैक कर सके, क्योंकि वहां से जो थे पास था 150 किलोमीटर ऑफ था टू द
कोस्ट ऑफ अमेरिका, तो वो इजीली अटैक कर सकता था वहाँ से। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, उनकी टेरिटरी को यूज़ कर सकते थे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए, जहाँ से आसानी होती है, जहाँ से नियर बाय होता है, ठीक है। तीसरा क्या था, इकोनॉमिक सपोर्ट। कई बार हावेवर इनकी इकोनॉमी इतनी वो नहीं थी, बिल्डअप नहीं थी, लेकिन इवन आफ्टर दैट ये क्या करती थी, कई बार ये छोटी छोटी कंट्रीज आपस में ना पैसा इकट्ठा कर लेती थी और इन ब्लॉक्स को दे देती थी अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए उन्हें दे देती थी, ठीक है, कई बार पैसे इकट्ठे कर कर।